ये अच्छा है जो कहा वो करके दिखाया। रूसी संघ के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने डोनाल्ड ट्रंप पर गैर उसूली व्यवहार करने का आरोप लगाया। और ये मजाक नहीं है, ये सीधा बयान है। मनीला में 35 मिनट की असफल बैठक के बाद, जहां सरगेई लावरोव और मार्क रूबियो बिना नतीजे अलग हुए, क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप पर सार्वजनिक हमला किया। सरगेई लावरोव ने सीधे शब्दों में वॉशिंगटन पर एंकरेज समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि रूस ने अपनी बात निभाई, लेकिन अमेरिका ने, जैसा कि उन्होंने कहा, उसूलों के मुताबिक व्यवहार नहीं किया। मैं उनकी पूरी बात इस एपिसोड में पेश करूंगा, क्योंकि ये समझने लायक है कि रूस में कूटनीति का स्तर क्या है। ये ठेठ गंवारपन है। आम रूसी नागरिकों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन लावरोव का इस तरह बोलना सही नहीं है, बस यूं ही। मार्क रूबियो ने कल मनीला में उसे साफ टरका दिया और हम इस एपिसोड में इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी ओर साथ ही खेल में इलॉन मस्क भी शामिल हो गए। वो इंसान जो 1 महीने पहले थोड़े समय के लिए, लेकिन दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए थे। लगता है वो अब यूक्रेन की ओर भी बढ़ गए हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक पश्चिम रूस को रियायतें नहीं देता और यूक्रेन खुद व्लादिमीर पुतिन के आगे नहीं झुकता। उन्होंने परिष्कृत राजनयिकों पर भी टिप्पणी की, जो महंगे रेस्तरां में बातचीत करते हैं। यह भी एक उदाहरण है। और आज एलन मस्क ने भी एक बात कह दी जिससे साफ हो गया कि वो कौन सी खास खबरें पढ़ते हैं। और तीसरे ट्रैक की बातचीत में तो बिल्कुल अलग कहानी है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका जा रहे हैं, जहां अमेरिकियों ने युद्ध खत्म करने की नई योजनाएं दिखाने का वादा किया है। इस दौरे पर हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे और आज हम ये समझेंगे कि मॉस्को की तरफ क्या हो रहा है और क्यों क्रेमलिन ने अचानक डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपना रुख बदल लिया है, और ये उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। इसमें बस 1 सेकंड लगेगा और हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो मैं उस बात से शुरू करूंगा जिसने आज एक असली कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया। तो कल 23 जुलाई को मनीला में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के फोरम के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो की लगभग 1 साल बाद पहली आमने सामने मुलाकात हुई। 35 मिनट चली मुलाकात बेनतीजा रही। इसके बाद मार्क रूबियो ने ऐसा बयान दिया जिसे मॉस्को में तमाचा माना गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने माना कि अमेरिकियों की रूसियों से समझौते की कोई भी कोशिश, यहां तक कि पिछले साल एनकरेज में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी सफल नहीं हुई। उनका बयान कुछ इस तरह था, उद्धरण, शांति समझौता नहीं किया जा सकता अगर दोनों पक्ष उस पर सहमत ना हों, और यूक्रेन वाले इसके लिए राजी नहीं हुए और इसी वजह से वह कोशिश नाकाम रही। मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन के लिए पुराने प्रस्ताव अब स्वीकार्य नहीं हैं, नई सोच और विचारों की जरूरत है, क्योंकि आगे ये प्रस्ताव और भी कम स्वीकार्य होंगे। और इन्हीं सब बातों पर क्रेमलिन भड़क उठा, क्योंकि कल लावरोव ने फिर से सबको ये कहानियां सुनाना शुरू कर दिया कि जैसे अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को सौंपने की कोई डील कर ली है, कुछ समझौते साइन किए हैं, वगैरह वगैरह। आज लावरोव का जवाब मार्को रूबियो के सभी बयानों के जवाब में आया। और आज 24 जुलाई को किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रालय प्रमुखों की बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि अरे, अमेरिकियों ने हमें धोखा दे दिया। और उन्होंने शुरुआत इसी से की कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर डाल दी। आगे उनकी सीधी बात है। इस बारे में कि एंकरेज समझौते विफल हो गए, शायद ये समझना जरूरी है कि असल में किसने विफलता दिखाई। हालांकि मैं फिर से जोर देता हूं, खुद व्लादिमीर पुतिन ने 1 महीने पहले माना था कि अलास्का में वास्तव में कोई समझौता नहीं हुआ था। तो असल में क्या गलत हो सकता था? लेकिन अब आगे वही सरगेई लावरोव का बयान है जिसने दिखाया कि रूसी लोग घबराए हुए हैं, रूसी लोग गुस्से में हैं और रूसी लोग असमंजस में हैं।
क्योंकि जब वे घबराते हैं तो उनका असली स्वभाव बाहर आ जाता है, यानी एक आम गवार का। जब वे शांत होते हैं तो वे दिखावा करते हैं कि वे कूटनीतिक हैं, कि वे सही तरीके से संवाद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे घबराने लगते हैं उनके भीतर का गवार बाहर आ जाता है। लावरोव को याद करें, वह अक्सर किसी को बेवकूफ और गालियां देता है, खासकर घबराहट में। अब मैं सर्गेई लावरोव का एक शब्दशः उद्धरण पेश कर रहा हूं। हमारा जमीर साफ है, जानते हैं, जैसे लड़कों की बात होती है। हाँ, पादसान ने कहा, पादसान ने किया, हमने कहा हम तैयार है। अब वहां ये तरीका मार्क रूबियो के बयान से थोड़ा बदला गया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन द्वारा जून 2024 में रखे गए लक्ष्य, जैसा कि उन्होंने कई बार जोर देकर कहा है, पूरे किए जाएंगे। आप बस ध्यान से सुनिए कैसे एक ऐसी परमाणु ताकत के विदेश मंत्री जो खुद को ही सभ्यता समझती है, विश्व राजनीति को अपनी स्थिति समझा रहे हैं, किशोर गैंग्स पर बने सिविल की एक अपराधी दुनिया की कहावत के जरिए। स्लोवो पात्साना आज के रूस की कूटनीति का असली स्तर है। और सबसे मजेदार बात यह है कि रूसी कमेंटेटरों ने खुद ही ये सब नोट किया। सर्गेई लावरोव के इन शब्दों पर लेखों की टिप्पणियों में लोग लिखते हैं, पात्सान ने कहा, पात्सान ने किया। आधुनिक रूसी कूटनीति के स्तर के बारे में जानने के लिए बस इतना ही काफी है। फिर कह रहा हूं, ये डिप्लोमैट हैं। ये पूरी रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुख्य प्रतिनिधि है। वो कहता है, इन अमेरिकियों ने भाईगिरी के उसूल नहीं निभाए, हमारे पात्सान लोग ऐसे नहीं करते। आगे लावरोव ने अपने आरोपों की लाइन बनाई और उनके अनुसार रूस एनकरेज समिट में पहले से दिए गए अमेरिका के प्रस्तावों के साथ आया था, जिन्हें खुद ट्रंप ने मंजूरी दी थी। मॉस्को के हिसाब से ये उनका खुद का विचार नहीं था, अमेरिकी लोग प्लान लेकर आए थे और उन्होंने उसे मान लिया। लावरोव का एक और उद्धरण, राष्ट्रपति ट्रंप, मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, कई बार कह चुके हैं कि यह हमारा प्रस्ताव कुछ हद तक समझौतापूर्ण है। हमने इसे स्वीकार किया कि यह समझौता प्रस्ताव है और शायद किसी भी समझौते में कुछ न कुछ समझौता अनिवार्य होता है। ट्रंप ने कहा कि कीव वही करेगा जो उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन वह नहीं हो सका। सीधी भाषा में कहें तो कल्पना कीजिए, क्रेमलिन के राजनयिक खुद को अतिमानव मानते हैं। लावरोव कहते हैं कि ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन पर दबाव डालने और कीव को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का वादा किया था। आखिर में वे कहते हैं वो ऐसा ना कर सका, ये भाईगिरी के उसूलों के खिलाफ था। वे कहते हैं वादा तो किया लेकिन निभाया नहीं। लावरोव के अनुसार समस्या समझौतों में नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन में थी, जिसकी जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर थी। कहा गया कि रूस वाले चाहते थे ट्रंप कीव को पुतिन के आगे झुकने पर मजबूर करें, लेकिन ट्रंप इसमें सफल नहीं हुए। यहां पर शराबी प्रेस सचिव माशा ज़खारोवा भी शामिल हो गईं। उन्होंने व्यंग में कहा कि किसी ने भी 30 मिनट में इस संघर्ष के हल की उम्मीद नहीं की थी। कल मनीला में लावरोव और रूबियो की छोटी मुलाकात की ओर इशारा किया। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का 80 से ज्यादा बार वादा किया और एनकरेज शिखर सम्मेलन की तारीफ की, लेकिन वादा तो किया लेकिन निभाया नहीं। आइए समझते हैं कि ये कौन से समझौते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एंकरेज की शर्तों को आधिकारिक तौर पर कभी उजागर नहीं किया गया था। ये किसी तैयार दस्तावेज की बात नहीं थी, बल्कि युद्ध समाप्ति के एक रूपरेखा सिद्धांत की बात थी। यानी ये बातचीत थी कि ये सैद्धांतिक रूप से कैसा दिख सकता है। मॉस्को में कहा गया कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति एंकरेज फॉर्मूला पर सहमत हो गए हैं, और इसका मतलब यह है रूस को पूरे डॉनबास का हस्तांतरण और बाकी इलाकों में फ्रंट लाइन को फ्रीज करना। खुद सेर्गेई लावरोव ने पहले कहा था कि एनकरेज समझौतों की बुनियाद 2 सवालों पर थी, यूक्रेन का नाटो सदस्यता से इनकार और रूस के पास सभी कब्जा की गई क्षेत्रों को बनाए रखना। और इससे पहले पुतिन ने कीव से मांग की थी कि यूक्रेन की सेना को इन काल्पनिक गणराज्यों डीएनआर और एलएनआर से, साथ ही जापोरोजिए और खेरसों क्षेत्रों से बाहर निकाला जाए। अब समझ आता है कि रूबियो क्यों कहते हैं कि ये यूक्रेन के लिए तब भी अस्वीकार्य था और अब और भी कम स्वीकार्य है।
अगर इस तर्क को माने तो यूक्रेन को पूरा डोनबास पुतिन को देने और कानूनी रूप से नाटो में शामिल होने से इनकार करने और अपने क्षेत्रों की क्षति स्वीकारने का प्रस्ताव था। और यह सब सिर्फ युद्ध विराम के बदले में, जिसे रूस उतनी ही देर तक मानता है जब तक उसके लिए सुविधाजनक होता है। और जो महत्वपूर्ण है, उन जंगली रूसियों को कोई सजा नहीं। यही वजह है, इसी कारण से पूरी ये व्यवस्था ढह गई। इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए कि यूक्रेन ने न तो हार मानने का इरादा किया था और न ही अब कर रही है। और अगर हम मान भी लें कि ट्रंप ने पुतिन से वाकई कीव पर दबाव डालने और कीव को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का वादा किया था, तो भी ये शुरू से ही बेकार था, क्योंकि कीव आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। लावरोव की ट्रंप से शिकायत बस इतनी है कि तुमने कीव को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का वादा किया था, लेकिन कीव ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और इसी माहौल में एलन मस्क एक ऐसे रुख के साथ सामने आते हैं जो पूरी तरह से क्रेमलिन की लाइन से मेल खाता है। अरबपति ने लावरोव के तर्क अपनाकर अब उन्हें पश्चिमी दर्शकों तक पहुंचा दिया। द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में द न्यूयॉर्क नेपडॉज के मुख्य संपादक से बात करते हुए एलन मस्क ने कहा, जब तक पश्चिमी देश रूस को रियायतें नहीं देते, यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा। आगे एलन मस्क का उद्धरण है, मैं लंबे समय से शांति का समर्थक हूं। कुछ साल पहले मैंने लिखा था कि रूस को कुछ रियायतें देनी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूस के पक्ष में था, मैं केवल व्यावहारिक था, वरना लोग सालों मरेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि उनके अनुसार उनकी भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई। और आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां ध्यान से सुनिए। उनके अनुसार इलोन मस्क को दो तरह के लोग परेशान करते हैं। पहला प्रकार है परिष्कृत राजनयिक, जो महंगे रेस्तरां में बात करते हैं, जबकि दूसरे युद्ध क्षेत्र में पीड़ित होते हैं। इससे सहमत हुआ जा सकता है। दूसरा, अब ध्यान दें, उद्धरण है, वे लोग जो घमंड के साथ कहते हैं कि मॉस्को को मुक्त कराए गए क्षेत्रों को छोड़ना होगा। यह एक उद्धरण था। इस शब्दावली पर वास्तव में रुकना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मुक्त किए गए क्षेत्र, यह तो बिल्कुल रूसी प्रचार की भाषा है। न कब्जा किए गए, न अधिग्रहित क्षेत्र, बल्कि मुक्त किए गए क्षेत्र इलॉन मस्क कहते हैं। और यहीं पर इलॉन मस्क पकड़े गए कि वो असल में कौन सा मीडिया पढ़ते हैं। यानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान, सोशल नेटवर्क एक्स के मालिक, जिसके जरिए दुनिया की बहुत बड़ी सूचना का प्रवाह होता है, सार्वजनिक रूप से यूक्रेनी शहरों के लिए क्रेमलिन की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही स्पष्ट संकेत है। सोचिए, इलॉन मस्क ने बिना सोचे मुक्त किए गए क्षेत्र कह दिया, क्योंकि वो लगातार रूसी प्रोपेगेंडा पढ़ते हैं। और अब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई है। ये वैसे ही है जैसे कुछ लोग डोनबास पर की जगह डोनबास में बोलने लगे हैं। डोनबास में वाला प्रयोग रूसी करते हैं, और जो लोग बार बार डोनबास में कहते हैं, वे सिर्फ वही प्रोपेगेंडा पढ़ रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने एलॉन मस्क का इंटरव्यू प्रकाशित करते हुए याद दिलाया कि वो पिछले महीने कुछ समय के लिए दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने थे। उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। तो मतलब जैसा कि आप समझ रहे हैं, बात किसी अचानक किए गए ट्वीट की नहीं है, जैसे भावनाओं में आकर कुछ लिख दिया हो। नहीं, यह एक ऐसे व्यक्ति की सोच है जिसका जबरदस्त प्रभाव है, और रूसी सरकारी मीडिया ने पहले ही इसे हर जगह उद्धरणों में बांट दिया है। और अब इलॉन मस्क यूक्रेन के कब्जा किए गए इलाकों को मुक्त क्षेत्र कह रहे हैं। आइए हम स्थिति का शांत दिमाग से विश्लेषण करें और देखें कैसी स्थिति बन रही है। क्रेमलिन ने लंबे समय बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया, जिस पर उसे पूरी उम्मीद थी। ये दिखाता है कि मॉस्को की गणनाएं विफल रहीं। ट्रंप यूक्रेन पर एनकरेज फॉर्मूला थोपने में असफल रहे और कोशिश भी नहीं की। और जब ऐसा है तो क्रेमलिन अब दोषी तलाशना शुरू कर देता है और पहले से ही ये नैरेटिव तैयार कर रहा है कि समझौता करने की हमारी तो मंशा थी, ये तो अमेरिकियों ने ही पीछे हट गए, जैसे कि हम तो तैयार थे लेकिन ट्रंप ने भाईचारे का उसूल नहीं निभाया। इसी बयान में लावरोव ने सबसे अहम बात कही, जून 2024 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिए गए कार्य पूरे किए जाएंगे। यानी न तो किसी मांग से पीछे हटना है और न ही कोई समझौता करना है। ये समझौता खोजने की बात नहीं है,
बल्कि वही चीज हासिल करने की बात है, बस एक अलग तरीके से। और यहां पर पश्चिमी विशेषज्ञों की राय एक दिलचस्प प्रतितर्क पेश करती है। रैंड कॉरपोरेशन के विश्लेषणात्मक केंद्र में रूस और यूरेशिया विभाग के प्रमुख सैमुअल चाराप ने फाइनेंशियल टाइम्स के लिए अपने कॉलम में लिखा है कि युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है जब असली बातचीत शुरू करने का समय आ गया है और यूरोपीय देशों को इस मौके का फायदा उठाकर अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उनका मुख्य तर्क है कि यूक्रेन अभी मजबूत है और इस ताकत का उपयोग बातचीत में करना चाहिए। और चाराप का मानना है कि रूस ने यूक्रेन की ताकत को महसूस किया है और असली बातचीत में ज्यादा लचीलापन दिखा सकता है। और चाराप ये भी कहते हैं कि अगर अभी कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो यूक्रेन की बेहतर स्थिति शायद युद्ध के और बढ़ने या लंबा खिंचने का कारण बनेगी, न कि युद्ध विराम का। यानी सवाल ये है कि क्या ये दबाव बातचीत में बदलेगा हमारे शर्तों पर, या फिर क्रेमलिन बस समय खींचता रहेगा और खुद को ढाल लेगा। लेकिन मैं बता दूं कि रैंड कॉरपोरेशन और सैमुअल चाराप पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कभी कभी उनकी बातों में रूस समर्थक सोच दिखती थी। इसलिए यह जानकारी ध्यान से लेनी चाहिए कि क्या क्रेमलिन रूस की जमीन पर हमलों में विराम लेना चाहता है। क्या क्रेमलिन दिखाना चाहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चाहता है कि आप रूसी शहरों पर गोलाबारी बंद करें। रूसियों को फिर याद दिला दूं, वे अब भी मेरे एपिसोड देखते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 9 मई से पहले सार्वजनिक रूप से यूक्रेनी और रूसी शहरों पर गोलाबारी रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पुतिन ने इसे ठुकरा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोनों देशों की ऊर्जा सुविधाओं पर गोलाबारी रोकने और युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव दिया था। यानी रूस हमारे बिजली घरों पर हमला नहीं करता और हम मसलन तेल रिफाइनरियों पर हमला नहीं करते। पुतिन ने क्या किया? उन्होंने इनकार कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से मौजूदा युद्ध रेखा पर लड़ाई रोकने, मोर्चे की रेखा को स्थिर करने और बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया? जाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजे जैसा कि कहते हैं, आप खुद निकालें। आज की आखिरी बात, मॉस्को ट्रैक के साथ एक और हमारे लिए ज्यादा अहम ट्रैक भी चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और कहा कि अमेरिकियों के पास युद्ध समाप्त करने की कई योजनाएं हैं जिन्हें वे साझा करने के लिए तैयार हैं। 22 जुलाई को ट्रंप के प्रतिनिधियों स्टीव विटकोव और जैरेड कुशनर से बातचीत हुई थी, जिसमें यूक्रेन की ओर से ज़ेलेंस्की, किरिल बुदानोव, सर्गेई किस्लित्सा और रुस्तम उमेरोव शामिल थे। और 23 जुलाई को अमेरिका के उप रक्षा मंत्री एल्ब्रिज कोल्बी का बयान भी उल्लेखनीय है। उद्धरण, ट्रंप यूक्रेन में शांति में वास्तव में रुचि रखते हैं और अभी रूस के लिए संघर्ष समाप्त करने का सबसे उपयुक्त समय है। उनके अनुसार अमेरिका ऐसे हालात बना रहा है जिससे भविष्य का शांति समझौता विश्वसनीय और संभव हो सके। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा और अमेरिकी कौन से खास प्लान टेबल पर रखेंगे, इस पर हम इस YouTube चैनल पर एक अलग विस्तृत एपिसोड करेंगे जो आज देर रात रिलीज होगा। वहां निश्चित रूप से चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मनीला में लावरोव रूबियो वार्ता विफल होने के बाद क्रेमलिन ने ट्रंप पर सार्वजनिक हमला शुरू कर दिया है। लावरोव ने कहा, रूस का ज़मीर साफ है, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया के सिद्धांत पर चला। और समझौते वॉशिंगटन की गलती से टूटे, जिसने कीव पर दबाव डालने का वादा किया लेकिन नहीं कर सका। साथ ही एलोन मस्क सार्वजनिक रूप से पश्चिम से मॉस्को को रियायतें देने का आग्रह कर रहे हैं और हमारी यूक्रेनी कब्जे वाली जमीनों को मुक्त क्षेत्र कह रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स के विश्लेषक रेंड क्रेमलिन को जो चाहिए उसके बिल्कुल उलट कह रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन अभी मजबूत है और इसी वजह से अब बातचीत की मेज पर बैठने का समय है, लेकिन ताकत की स्थिति से, न कि आत्मसमर्पण की स्थिति से। लेकिन मुख्य निष्कर्ष ये है, जब तक सर्गेई लावरोव किसी लड़कों वाली बात की चर्चा कर रहे हैं, जब तक एलोन मस्क रियायतों की बात कर रहे हैं, असली बातचीत किसी और ट्रैक पर चल रही है। ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जा रहे हैं, जहां उन्हें अमेरिकी योजनाएं दिखाई जाएंगी।
मुझे लगता है कि असली फैसला वहीं होगा कि ये युद्ध आखिरकार कैसे खत्म होगा। मैं यही विराम लेता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। यही था। अपना ख्याल रखें। अलविदा।